बच्चों, एनसीईआरटी नई सिलेबस के कक्षा 10 के नए विद्यार्थियों का एक बार फिर मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हम तीसरी प्रश्नावली रेखिक समीकरण वाली कर रहे थे। तो हमने ग्राफ के कुछ प्रश्न किए थे। आज हम प्रतिस्थापन विधि के प्रश्न करेंगे। तो चलते हैं पहले विधि पर। तो पहले ये जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रतिस्थापन। तो बच्चों, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक राशि को हटा करके उसकी जगह दूसरी राशि रखना। तो इसकी ये स्टेप है, इनको आप अच्छी तरह याद कर लें, लर्न कर लें। जैसे पहला स्टेप क्या है कि समीकरण एक जो आपको दे रखी होती है उसको एक चर राशि के बराबर व्यवस्थित कर लो। ठीक है, एक्स या वाई के बराबर व्यवस्थित कर लो। फिर क्या करेंगे आप, इस प्रकार से जो व्यवस्थित की हुई समीकरण का मान है उस चर राशि का मान जो है वो आप दूसरी समीकरण में रख दो। ठीक है, दूसरा स्टेप ये। फिर आप क्या करें, उसको हल करें। तो इस प्रकार से आपको दूसरी चर राशि का मान ज्ञात हो जाएगा। और इस प्रकार से जो आपने दूसरी चर राशि का मान ज्ञात कर लिया है वह पहली जो व्यवस्थित समीकरण बनाई थी आपने उसमें रख दें। तो इस प्रकार से पहले चर का मान ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों चरों के मान आपको ज्ञात हो जाएंगे। तो इस प्रोसीजर को आप अच्छी तरह याद रखें। अब चलते हैं प्रश्नों पर। तो ये है बच्चों पहला प्रश्न, जहाँ पर हमें पहली समीकरण दे रखी है कि x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरी समीकरण है कि x माइनस वाई बराबर 4। तो बच्चों, किसी भी विधि को सीखने के लिए पहला प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप इस प्रश्न की अगर पूरी प्रक्रिया को अगर समझ जाएंगे तो आपको आगे के प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो इसलिए इसको गौर से देखिए। तो हमने जो विधि अभी लिखी थी तो आपने देखा कि उसको एक चर राशि के बराबर प्रतिस्थापित करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो चर राशियाँ, एक x है और y है। तो हम ये क्या करते हैं, इस y को हम ये जो दायां हाथ की तरफ है यानी राइट हैंड साइड है इधर ले जाते हैं। तो ये प्लस है, तो यहाँ जाकर ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यानी ये इस प्रकार से x के बराबर प्रतिस्थापित कर लें तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई। ठीक है, आप बिल्कुल देखेंगे ये प्लस है तो यहाँ जाकर के माइनस हो गया। इस प्रकार से जो आपके पास एक समीकरण बन गई उसका नाम दे दें आप 3। अब हमारे पास जो है वो पहली प्रतिस्थापित समीकरण बन गई 3 और ये है दूसरी समीकरण। तो ये जो व्यवस्थित समीकरण है दूसरी, इसका जो मान है वो आपको हमेशा दूसरी समीकरण में इसमें रखना है। तो हम क्या लिखेंगे, तो ये देखें आप यहाँ पर, यानी समीकरण 3 से x के स्थान पर 14 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, किस में रखेंगे, हमेशा हम 2 में रखेंगे इसमें। तो आप x के स्थान पर क्या रख दीजिए, 14 माइनस वाई। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये समीकरण क्या बनेगी आपके पास, यानी पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण 2 हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 4। अब इस x के स्थान पर हमें क्या रखना है, ये 14 माइनस वाई। तो आप देखो कि ये बन गया 14 माइनस वाई और 1 माइनस वाई आपके पास है, एक तरह से बराबर कितना हो गया, 4। अब आप इस प्रकार से क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 14 माइनस कितना हो गया, 2y बराबर आ गया 4। अब आप क्या करें, 14 को आप पक्षांतरण करके और राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएं। तो यहाँ पर बचेगा माइनस 2y बराबर हो गया 4 माइनस 14। तो ये इस प्रकार से 2y बराबर आ गया आपके पास माइनस का 10। तो यहाँ पर y बराबर आ जाएगा माइनस 10 बटे माइनस 2। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दूसरी चर राशि का मान आपके पास कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये क्या करेंगे, ये जो दूसरी चर राशि का मान है वो व्यवस्थित समीकरण में पहली की जो व्यवस्थित है ये वाली इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि y के स्थान पर 5 समीकरण कौन सी में रख दो, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, 3 के अंदर रख दो आप। तो यहाँ पर आपके पास 3 जो समीकरण है पहले उसको लिख लो। तो वो है आपके पास x बराबर 14 माइनस वाई। अब y के स्थान पर क्या रख दो, यहाँ पर 5। तो इस प्रकार से देखो आप, ये बन गया 14 माइनस 5 बराबर कितना आ गया, 9। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हल क्या प्राप्त हो गई, x के स्थान पर आ गया 9 और y के स्थान पर आ गया 5। तो ये इस प्रकार से आपने जो हल, तो ये होती है बच्चों प्रतिस्थापन विधि। 2-3 सवाल आप गौर से देखेंगे, यदि उस पहले स्टेप यदि आपको याद हो जाते हैं तो कोई मुश्किल नहीं आने वाली। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये पहली समीकरण है s माइनस टी बराबर 3 और दूसरी है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो यहाँ पर आपके पास ये है कि ये जो है वो समीकरण जो है वो बटे में है। तो आपको लघुत्तम लेके इसको बाद में सरल करना पड़ेगा, लेकिन हम पहले क्या करते हैं, पहली समीकरण से प्रतिस्थापित करते हैं इसको। तो आप क्या करें, एक राशि के बराबर लेंगे तो हम s को यहाँ रख लेते हैं और t को हम पक्षांतरण करके और राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे। तो s बराबर ये हो गया आपके पास
3 प्लस टी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन गई आपकी तीसरी समीकरण। अब हम क्या करते हैं, हमेशा समीकरण 3 का मान हमेशा किस में रखते हैं, 2 में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण 3 से ये ना s बराबर 3 प्लस टी हम क्या रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो पहले हम 2 समीकरण को लिखते हैं यहाँ पर। तो 2 समीकरण आपके पास जो है वो है s बटे 3 प्लस आपके पास है ये t बटे 2 बराबर कितना है, 6। तो ये क्या करें आप, ये जो s है आपके पास यहाँ पर इसकी जगह लिख देते हैं 3 प्लस टी लिख देते हैं। तो ये हो गया आपके पास 3 प्लस टी बटे कितना आ गया बच्चों, 3, और प्लस में क्या है आपके पास t बटे 2 बराबर में कितना है, 6। अब बिल्कुल ध्यान से इसको समझिए आप। यहाँ पर आप देखो कि इसका लघुत्तम हो गया 3 दूनी 6। ठीक है, अब आप क्या करो, जब ये इस प्रकार से 2 पदों वाला हो तो इसको इस तरफ गुणा कर दो, इसको इस तरफ गुणा कर दो, यानी तिरछा गुणा कर दो इसका। यानी ये जब 2 ही पद होते हैं, एक पद यहाँ पर एक पद यहाँ पर, तो ये तिरछा गुणा करना सबसे आसान प्रक्रिया है। तो आप क्या करो, 2 को इससे गुणा कर देंगे इसके, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 प्लस टी। ठीक है बच्चों, और प्लस में ये हो गया 3t। ठीक है, और बराबर में कितना है, 6। इसके अपॉन में 1 मान लीजिए। अब आप पहले ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ये हो गया आपके पास 3 दूनी 6, प्लस में आ गया आपके पास 2t, और प्लस में आपके पास है 3t। बिल्कुल एकदम एक एक स्टेप को आप बहुत आसानी से देखते जाइए, और इस 6 को आप इस तरफ गुणा कर दीजिए, क्योंकि ये 1 है तो ये 1 से गुणा हो जाएगा, या आप नेक्स्ट स्टेप में गुणा कर लेंगे अपने। तो बटे में 6 बराबर में क्या है, 6 बटे 1। अब आप क्या करो, इसका जो पहले इसको सरल करेंगे। यहाँ पर आप देखें कि 6 प्लस 2t प्लस 3t बच्चों कितना हो गया, 5t जुड़ गए ये, अपॉन में कितना है, 6 बराबर है 6 बटे 1। अब आप क्या करो, इसका तिरछा गुणा कर दो, ये इधर और ये इधर। तो ये गुणा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 6 प्लस 5t बराबर हो गया 6 छिके 36। अब आपको पता है कि ये जो अंक संख्या है उसको पक्षांतरण करके हम राइट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं। तो 5t बराबर आपके पास हो गया 36 माइनस 6। तो इस प्रकार से आपके पास ये आ गया t बराबर। तो आप देखें यहाँ पर t बराबर आ गया 30, और जो गुणा वाला ये जो 5 है ना आपके पास, ये कहाँ चला गया, ये भाग में चला गया। तो इस प्रकार से ये आ गया 6 पंजे 30, t का मान 6 आ गया। अब आपको पता है कि ये जो दूसरे चर का मान आपको ज्ञात हुआ है उसको हम रख देते हैं समीकरण 3 के अंदर, जो व्यवस्थित समीकरण है उसमें। तो हम लिखेंगे t के स्थान पर 6। समीकरण कौन सी में रखेंगे, बस आप प्रक्रिया याद कर लीजिए आप, 3 में रखने पर। ठीक है, 3 के अंदर रख दो आप। तो 3 समीकरण लिखेंगे पहले। तो s बराबर आपके पास हो गया 3 प्लस t। अब इस t के स्थान पर बच्चों कितना रख दो, 6 रख दो। तो इस प्रकार से s बराबर हो गया 3 प्लस 6 बराबर कितना आ गया, 9। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हल क्या आ गया आपके पास, हल हो गया s बराबर कितना हो गया, 9, और बच्चों t बराबर हो गया 6। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बिल्कुल आसानी से ये स्टेप आप याद कर लीजिए एकदम अच्छी तरह, फिर कोई मुश्किल नहीं आने वाली। तो यहाँ पर ये है बच्चों हमारे पास इसका तीसरा पार्ट। तो इसमें ये पहली समीकरण, ये दूसरी है। तो हम पहली से क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर इसको प्रतिस्थापित करते हैं, यानी x के बराबर व्यवस्थित करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x, फिर बराबर में आपके पास पहले से कौन है, 3, और फिर हम इस y को ले जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये माइनस का है तो वो हो जाएगा प्लस। एक एक स्टेप को आप ध्यान से देखते जाइए, और जो गुणा वाली राशि होती है x की वो जाएगी भाग में। तो इस प्रकार से ये व्यवस्थित होकर के ये बन गई आपकी तीसरी समीकरण। ठीक है, अब हमें हमेशा पता है कि हम हमेशा इसको प्रतिस्थापित व्यवस्थित करके, और इसका मान हम हमेशा कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। तो ये जो x के बराबर है ना 3 प्लस y समीकरण 3 से, ये हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो पहले हम समीकरण 2 को लिखते हैं। तो समीकरण 2 हमारे पास है 9x माइनस 3y बराबर में है 9। तो यहाँ पर आप देखो कि इस x के स्थान पर हम ये पूरा रख देते हैं, तो ये यूँ बनेगा। तो 9 और इंटू यहाँ पर चूँकि ये प्लस में है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। तो 3 प्लस y बटे में कितना हो गया, 3, और माइनस में कितना है, 3y, और बराबर में कितना है, 9। अब आप यदि गौर से देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर ये 3 है और ये 9 गुणा में है, तो ये कट जाएगा। तो 3 एकम 3, और ये हो गया 3 तिये 9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो 3 है
उसको अंदर ब्रैकेट में गुना करेंगे तो 3 ये कितना हो गया 9, और फिर 3 को y से गुना करेंगे तो प्लस में आ गया 3y, और माइनस में कितना आ गया 3y, और बराबर में हो गया आपके पास 9। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देखें कि ये जो है ये कट गए, यानी 9 बराबर क्या आ गया 9 आ गया, यानी इसका कोई भी हल नहीं निकल रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसका कारण ये है कि ये जो है वो समपाती रेखाएं हैं, यानी यदि आप इसको a1 बटे a2 और b1 बटे b2 निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर आ रहा है, देखो 3 बटे 9, 3 बटे 9, तो ये आ गया 1 बटे 3। इसी प्रकार से b1 बटे b2 यदि आप देखेंगे तो ये हो गया -1 बटे -3, तो ये आ गया आपके पास 1 बटे 3, और c1 बटे c2 आप देख सकते हैं ये आ गया आपके पास 3 बटे 9, तो ये भी कितना आ गया 1 बटे 3। तो देखो ये तीनों ही इसमें क्या आ रही है बराबर आ रहा है, यानी a1 बटे a2 बराबर आ रहा है b1 बटे b2 बराबर आ रहा है c1 बटे c2, इसलिए इनका कोई एक अद्वितीय हल नहीं होगा, क्योंकि जो x y के मान निकलते हैं तब वो प्रतिच्छेद करती है रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं होती है वो होता है, तो यहाँ पर तो दोनों रेखाएं क्या आएगी इस प्रकार से समपाती आएगी, इसलिए इसका कोई हल निकल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आप इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है आपके पास समपाती रेखाएं हैं, ये याद रखें आप। ठीक है, तब चलते हैं चौथे पार्ट पर। तो यहाँ पर जो बच्चों आप दोनों समीकरण देख रहे हो उनमें यदि आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर सब में एक एक दशमलव का स्थान है, यानी सभी पदों में दशमलव का एक स्थान है, यानी दशमलव के दाएं हाथ की तरफ एक ही अंक है। तो ऐसी स्थिति में अपने क्या कर सकते हैं कि इस समीकरण को भी हम 10 से गुणा कर देंगे और इस समीकरण को भी 10 से गुणा कर देंगे, तो ये दशमलव हट जाएंगे। तो आप यहाँ पर लिख दें कि उपरोक्त समीकरणों को उपरोक्त समीकरणों को 10 से गुणा करने पर, एक दशमलव का स्थान है ना इसलिए 10 से गुणा कर रहे हैं, 10 से गुणा करने पर, तो आप देखें कि 10 से गुणा करेंगे इनके दशमलव हट जाएंगे, तो ये सामान्य समीकरण बन जाएगी। तो फिर हम इनको लिख सकते हैं, ये बनेगी आपके पास 2x प्लस 3y बराबर में कितना आ गया 13। तो इस प्रकार से ये हो गई आपकी पहली समीकरण, और इसको जब हम लिखेंगे दशमलव हटा करके तो ये बन गई आपके पास 4x प्लस में कितना है 5y और बराबर में कितना है 23, ये बन गई आपकी दूसरी समीकरण। ठीक है, अब हम पहली समीकरण को क्या करेंगे, x के बराबर प्रतिस्थापित या व्यवस्थित करेंगे इसको। तो x के बराबर लेंगे तो आप ऐसे करें, x लिखें फिर बराबर का चिन्ह लगाएं, फिर आपके पास पहले से बराबर में कौन है 13, और ये जो y का पद है इसको हम पक्षांतरण करके राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे, तो ये है प्लस, तो यहाँ जा कर के क्या हो जाएगा ये माइनस, और गुणा वाली राशि जो 2x है 2 जो है वो जाएगा भाग में। इस प्रकार से आपने देखा कि ये बन गई आपकी तीसरी समीकरण। ठीक है, अब समीकरण 3 का मान जो हम कहाँ रखते हैं हमेशा 2 में रखते हैं। तो यहाँ पर जो समीकरण 2 है बच्चों अपने पास, ये जो यहाँ पर है इसमें ये जो x है यहाँ पर x के स्थान पर हम क्या रख देंगे, ये रख देंगे 13 माइनस 3y बटे 2। तो चूंकि ये प्लस माइनस की जब भी राशि हो यहाँ पर इस प्रकार से, तो आप क्या करें एक ब्रैकेट लगाएंगे बाहर, तो ये बनेगा 4 इंटू, और ब्रैकेट में किसको लिखेंगे 13 माइनस 3y बटे 2, और प्लस में क्या है आपके पास 5y बराबर 23। एक एक स्टेप को आप बहुत से संभाल कर लिखा करो। अब आप यदि गौर से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 4, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 बार ये कट गया। अब आप क्या करें इस प्रकार से, तो आपको ये 2 प्राप्त हो गया, यहाँ पर इस 2 को ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 13 दूनी 26, तो ये हो गया 26 माइनस 3 दूनी 6y, और प्लस में कितना है आपके पास 5y बराबर में आ गया आपके पास 23। अब आप इस प्रकार से देखो बच्चों, ये जो अंक संख्या है उसको पक्षांतरण करके हम ले जाएंगे दूसरी तरफ, और यहाँ जो हम इसको सरल करेंगे तो आप ये देखते हैं कि 5y में से आप क्या घटाएंगे 6y, तो ये बचेगा आपके पास माइनस का y, तो ये बच गया माइनस का y बराबर हो गया आपके पास 23 माइनस 26, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 3। तो इस प्रकार से माइनस के y बराबर आ गया -3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया,
तो इस प्रकार से y का मान आ गया आपके पास 3 आ गया। अब ये y के स्थान पर अपने 3 समीकरण कौन सी में रखते हैं, हमेशा 3 में रखते हैं, व्यवस्थित समीकरण में रखते हैं। तो 3 के अंदर हम रख देते हैं इसको, 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 क्या है आपके पास, ये है यहाँ पर। तो इसको पहले लिखते हैं। तो x के बराबर कितना है, 13 माइनस 3y/2 है। तो आप क्या करें, यहाँ पर 13 माइनस 2 गुणा 3, y के स्थान पर 3 लिख दिया, और अपोन में क्या है आपके पास 2। तो इस प्रकार आपने देखा कि 13 माइनस 3 गुनी 6 बटे में कितना आ गया 2। तो इस प्रकार से ये आपके पास आता है 7/2। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हल जो है वो इसका कितना आ गया, x के स्थान पर आपके पास आ गया 7/2 और y के स्थान पर आ गया 3। ठीक है, तो ये दशमलव में थोड़ी सी यहाँ पर जो है वो सरल करने का आप ध्यान रखें। ये बच्चों यहाँ मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी। ये आप देखें यहाँ पर 13 माइनस 3y है, यहाँ पर कितना है देखो 3 है, लेकिन मैंने यहाँ पर कर दिया 2, तो यहाँ पर यह आएगा 3 आएगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर कितना हो गया 9 हो गया। तो यहाँ बचेगा आपके पास 4/2, यानी ये कितना हो गया 4/2। तो इस प्रकार से x का जो मान है वो कितना आ गया आपका 4/2, यानी 2 आ गया। तो x का मान आएगा 2 और y का मान आएगा 3। तो फिर वो जो वो बिल्कुल सही है। तो ये मैंने थोड़ी यहाँ गड़बड़ कर दी थी। चलो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये यहाँ पर हमारे पास है बच्चों 5वां पार्ट इसका। तो इसमें आप वैसे तो देख रहे हैं कि इसमें केवल xy का पद है, इसमें अचर पद नहीं है। तो इसके लिए आप हमेशा याद रखिए कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमेशा 0 ही आता है। तो हम व्यवस्थित करते हैं इसको x के बराबर यहाँ से। तो आप देखें कि ये x के बराबर रखेंगे तो हम पहले जो है चूँकि यहाँ तो 0 है, तो इस राशि को जब ले जाएंगे तो ये हो गया -√3y, और ये जो गुणा वाला रूट जो है वो इसके अपोन में जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन गई आपकी तीसरी समीकरण। अब आपको पता है कि हमेशा समीकरण 3 का मान जो है वो हमेशा 2 में रखते हैं। तो यहाँ से ये जो समीकरण 2 है आपके पास, ये वाली, इसमें x के स्थान पर आप क्या रख दो, ये रख दो यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ पर रखेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये √3 इंटू गुणा में रखेंगे तो माइनस में √3y अपोन में कितना आ गया √2, और माइनस में कितना है √8, y बराबर कितना आ गया 0 आ गया बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप इनको गुणा करेंगे, √3 को गुणा करते हैं, तो आपको पता है कि रूट की संख्या को रूट की संख्या से गुणा करते हैं। यदि वो एक ही जैसी संख्या होती है तो इनका रूट कैंसिल हो जाता है। तो -3y अपोन में कितना आ गया √2 आ गया। अब आप ये देख सकते हैं कि -√8 y बराबर कितना आ गया 0। अब आप इसका क्या करें, लघुत्तम ले लें। यहाँ पर तो √2 लघुत्तम आएगा, तो यहाँ पर तो हो गया -√3y और माइनस में हो गया √8 दूनी 16y बराबर में कितना आ गया 0/1 करके आप क्या करो, इसका तिरछा गुणा कर दो। तो तिरछा गुणा करेंगे तो ये √2 0 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास -√3y माइनस √16y बराबर कितना आ गया 0। यहाँ से y कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा -√3 माइनस √16 बराबर में कितना आ गया 0। ठीक है, तो अब आप y के बराबर इसको लेंगे तो 0 बटे कितना आ गया -√3 माइनस √16। तो आप 0 में किस संख्या का भाग देते हैं तो वो 0 ही आता है बच्चों। तो इस प्रकार से y का मान 0 आ गया। अब आप क्या करें, y के स्थान पर 0 समीकरण हमेशा कौन सी में रखते हैं, हम 3 में रखते हैं। ठीक है, ये अब आपको लर्न हो गया होगा। 3 में आप रखेंगे तो यहाँ पर ये 3 है, तो x बराबर कितना हो गया -√3 गुणा 0 बटे कितना आ गया √2। तो देखो ये 0 से गुणा होकर के सब कुछ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आपने हल क्या देखा, हल हो गया आपके पास x बराबर 0 और y बराबर भी 0। ठीक है, तो आप याद रखिए कि जब समीकरणों के अंदर अचर राशि का पद नहीं हो तो हमेशा उनके हल क्या आते हैं 0,0 ही आते हैं। तो यहाँ बच्चों जो आपको ये छठा प्रश्न दे रखा है, इसमें क्या है कि दोनों समीकरण भिन्न के रूप में। तो आप क्या करें, पहले इनका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम इसका कितना आ गया 2 3 6। अब आप 3 को ऐसे तिरछा गुणा कर दीजिए, 2 को इधर तिरछा गुणा कर दीजिए, तो ये आ गया आपके पास 3 3 9x माइनस 10y/6 बराबर -2/1। अब आप इनको क्या करो, तिरछा गुणा कर दो। इस प्रकार से इसको इधर गुणा कर दो और इसको इधर गुणा कर दो। तो इस प्रकार से ये आपके पास आ गई पहली समीकरण। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, यहाँ भी लघुत्तम लेंगे
तो आप एक चीज़ पाएंगे कि यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6, तो इनको काट दिया। इसमें तिरछा गुना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों के बटों में एक जैसी राशि है तो आप क्या करें, इनको काट दें, ताकि आपका सरल आसान आपका जो सवाल है वो आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्राप्त होगी आपको दूसरी समीकरण। अब ये प्रश्न मैं बच्चों आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसको स्वयं हल करें और आप हल करके और जो वो मेरे को भेजें आप, ठीक है, स्वयं हल करें और इसको हल करके आप मेरे को ज़रूर व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, ठीक है। तो एक अभ्यास के लिए मैं प्रश्न आपके लिए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप बच्चों देख रहे हैं कि ये है आपके पास समीकरण, जो सवाल दूसरा है इसमें 2 समीकरण आपको दे रखी है, एक ये समीकरण एक ये है, और इसमें कह रहा है कि हल कीजिए और फिर m का मान आपको ज्ञात करना है कि यहाँ पर आपके लिए क्या दे रखा है, ये एक समीकरण और दे रखी है आपको यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, पहले x y के मान ज्ञात करेंगे, फिर इसमें रख करके हम m का मान निकाल लेंगे। तो बिल्कुल विधि वही अपनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक राशि के बराबर इसको व्यवस्थित करते हैं। तो हम x के बराबर लेंगे, तो x बराबर पहले से हमारे पास राइट हैंड की तरफ जो है 11 है, 3y को हम पक्षांतरण करके ले जाएंगे तो माइनस के 3y हो गए, और ये गुणा वाली राशि जो है वो हमेशा कहाँ जाती है, भाग में जाती है। तो इस प्रकार से आपके पास ये बन गई समीकरण 3। अब इस 3 का मान हमेशा हम कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ जो है वो आप समीकरण 2 देख रहे हो, ये मैंने लिख लिया यहाँ पर, ये यहाँ से 2 समीकरण जो है, इसमें हम इस x के स्थान पर क्या रख देंगे, ये जो x के बराबर मान है ना 11 माइनस 3y/2 रखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले लिखेंगे 2 गुणा और फिर ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये माइनस है यहाँ पर, तो 11 माइनस 3y/2 और माइनस में कितना आपके पास 4y और बराबर में कितना है माइनस का 24। तो आप गौर से देखेंगे तो ये 2 से ये 2 यहाँ पर कट गया, तो आपके पास क्या बच गया यहाँ पर 11 माइनस 3y और माइनस में कितना है आपके पास 4y और बराबर में कितना है 24। अब यहाँ पर आपके पास जो अंक संख्या है उसको हम पक्षांतरण करके राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे, और माइनस के 3 और माइनस के 4y जो है वो माइनस के कितने हो गए 7y और बराबर में हो गया माइनस 24, और 11 को हम ले जाएंगे तो माइनस में 11। तो इस प्रकार से y बराबर आ गया आपके पास माइनस के 35, इनको जोड़ा तो और भाग में आ गया माइनस के 7, तो माइनस से माइनस कट गया और 7 पंजे 35। इस प्रकार से y का मान प्राप्त हुआ 5। तो y के स्थान पर 5 जो हमने निकाला है, तो y के स्थान पर 5 समीकरण हमेशा कौन सी में रखते हैं हम, जो व्यवस्थित समीकरण होती है 3 उसमें रखते हैं। तो समीकरण 3 में रखने पर तो 3 समीकरण जो हमारे पास यहाँ पर ये है, तो ये है x बराबर 11 माइनस 3y/2 में कितना है 2। अब y के स्थान पर आप क्या रख दो 5 रख दो, तो 11 माइनस 3 गुणा 5/2 में कितना है 2। तो इस प्रकार से 11 माइनस 5 दिए कितना हो गया 15/2 में 2, तो माइनस 4/2, तो ये हो गया आपके पास माइनस का 2। तो इस प्रकार से आपके पास जो हल प्राप्त हुए वो हल हो गए आपके पास x का मान जो आया आपके पास माइनस का 2 और y का मान आया 5। अब हमें क्या करना है, जो हल निकालना था वो जो समीकरण हमें यहाँ पर दे रखी है, तो वो ये है y बराबर mx प्लस 3। तो आप क्या करें, यहाँ पर x के स्थान पर कितना रख दें माइनस 2 जो हमने यहाँ पर निकाला है, और y के स्थान पर क्या रख दें 5 रखने पर। तो इस प्रकार रख के आप इसको हल कर दें, तो y के स्थान पर कितना रख दो 5 बराबर m इंटू माइनस का 2 और प्लस में कितना है 3। अब इस 3 को पक्षांतरण करके यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले आते हैं, तो 5 माइनस 3 बराबर हो गया माइनस का 2m। तो घटाने पर ये आ गया 2 और ये गुणा वाला जो माइनस 2 है वो इसके भाग में जाएगा, बराबर आ गया m। तो इस प्रकार से आपने देखा कि m बराबर हो गया माइनस का 1। तो इस प्रकार से जो ये प्रश्न हम हल कर सकते हैं। तो आज हमने जो बच्चों जो पूरी विधि सीखी है, प्रतिस्थापन विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। तो ये विधि जो है वो इसके स्टेप जो हमने यहाँ पर देखे थे, तो इनको एक बार आप फिर दोहरा लीजिए। आप क्या करते हैं, हमेशा समीकरण 1 जो होती है
उसको एक चर राशि यानी सामान्य रूप से हम x के बराबर प्रतिस्थापित कर लेते हैं, और फिर जो है इस चर राशि का मान यानी हमने जो चर x का मान जो निकाला है ना, वो समीकरण कौन सी में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं। इस प्रकार से हमें जब हम हल करते हैं तो दूसरी चर राशि यानी दूसरी चर राशि आपके पास क्या थी, y का मान प्राप्त हो जाता है। और जब ये y का मान होता है यानी पहली व्यवस्थित समीकरण में हम y का मान रख करके और किसका मान निकाल सकते हैं, x का मान इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो ये विधि आप अच्छी तरह याद रखिए और थोड़ा सरल करने में ध्यान रखिए, क्योंकि एक भी चिन्ह यदि कहीं से आपका गड़बड़ हो गया तो फिर सवाल आपका सही नहीं होगा। जब भी आप पक्षांतरण करें तो बहुत ध्यान से करें, प्लस माइनस का पूरा ध्यान रखें। और एक बार फिर मैं आज आपसे जैसे कि रोज़ाना ही आपको बोलता हूं कि आप बच्चों जब वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। आप मेरे वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, शायद आप भूल जाते हैं। तो मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि आप जो है वो वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, और कोई भी समस्या है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। और मेरे ये जो वीडियोज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, जिन ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों में, कहीं भी भाई बहनों के साथ, उनको भी आप ये भेजें और चैनल को शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और लाइक ज़रूर किया करें। और इसके बाद जो हम जब विलोपन विधि वाले प्रश्न आएंगे, लेकिन इससे पहले इसके जो कुछ बचे हुए भाग हैं 3.3 के जो हैं उनमें मैं समीकरणें बनानी है, फिर उनको हमें प्रतिस्थापन विधि से उनका हल भी करना है। तो इसका दूसरा भाग भी 3.2 का ही होगा। तो ठीक है बच्चों, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।